बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है डाइवर्जेंस का। ठीक है, लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को पढ़ाया था ग्रेडियंट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ डाइवर्जेंस। अच्छा, इससे पहले कि हम लोग जो डाइवर्जेंस है उसको स्टार्ट करें, डाइवर्जेंस पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होना चाहिए किसके बारे में, कि हम फ्लक्स किसको कहते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी कि फ्लक्स क्या होता है। उसकी जनरल डेफिनेशन देखेंगे, क्लासिकल डेफिनेशन देखेंगे मैकेनिक्स के अंदर, और उसके बाद जो है वो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में देखेंगे कि फ्लक्स की क्या डेफिनेशन है, जिसको कि हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। और जब हम ये पढ़ चुकेंगे, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे फ्लक्स का, तो फिर हमें खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि डाइवर्जेंस जो है वो क्या चीज़ होती है। और फिर डाइवर्जेंस थ्योरम भी देखेंगे और उसका फार्मूला भी देखेंगे। तो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले फ्लक्स के साथ, कि फ्लक्स जो है वो क्या होता है। अच्छा, यहाँ पर मैंने फ्लक्स की डेफिनेशन लिखी है कि फ्लक्स क्या चीज़ होती है। एनी फिजिकल क्वांटिटी क्रॉसिंग एन एरिया। ठीक है, यानी कोई भी एक क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसको कि हम नाप सकते हैं, और वो जो है वो किसी भी एरिया को क्रॉस कर रही है। तो अगर यहाँ पर हम गौर से देखें तो यहाँ पर दो चीज़ें जो है वो इम्पॉर्टेंट हैं। एक तो ये कि वो क्रॉस कर रही है, इसका मतलब क्या है कि वो क्वांटिटी जो है वो इन मोशन है, हरकत में है। ठीक है, और किस मोशन में तो वो है, लेकिन वो किसी चीज़ को क्रॉस भी कर रही है, यानी कि किसी एरिया के ऊपर हम उसको मेजर कर रहे हैं। ठीक है, यानी अब इसकी एग्जांपल और देख लेते हैं नीचे, तो हमें और क्लियर हो जाएगा कि इसका क्या मतलब है। मिसाल के तौर पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो कि किसी क्लास के अंदर एंटर हो रहे हैं और डोर को जो है वो क्रॉस कर रहे हैं। एक अगर मैं बनाऊं रफ डायग्राम, तो यहाँ पर एक डोर है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो उसको क्रॉस करते हुए जा रहे हैं। तो इस डोर का जो एरिया है वो क्या है, ए है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पर एंटर होते हुए चले जा रहे हैं, क्रॉस होते हुए करते हुए इसको चले जा रहे हैं। तो मैं इसको कहूँगी कि मेरा ये जो फ्लक्स होगा ये क्या कहलाएगा, फ्लक्स कहलाएगा। और ये जो फ्लक्स होगा वो क्या कहलाएगा, स्टूडेंट फ्लक्स। क्योंकि वो अब हरकत भी कर रहे हैं और वो किसी एरिया को क्रॉस भी कर रहे हैं। तो हम ये बात समझ गए हैं अच्छी तरीके से कि फ्लक्स किसको कहते हैं, कि कोई भी क्वांटिटी हो जो कि किसी भी एरिया को क्रॉस कर रही हो। इसकी और एग्जांपल देखते हैं। मिसाल के तौर पे किसी भी रोड के ऊपर जैसे जेब्रा लाइंस, क्रॉसिंग की लाइंस बनी होती हैं, तो वहाँ पर कार्स जो हैं वो जा रही हैं। तो अगर कोई कार जो है वो किसी रोड के ऊपर चल रही है, ठीक है, लेट्स सपोज दिस इज़ अ कार, यहाँ पर जेब्रा क्रॉसिंग बनी होती है, तो बहुत सारी गाड़ियां जो हैं वो उधर से गुजरती जा रही हैं। तो दिस दिस इज़ योर सर्टन दिस इज़ योर सर्टन एरिया, जिसको अगर मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ बना लेती हूँ इस तरह से। ठीक है, ये इस खास रीजन के अंदर इसका कोई एरिया जो है वो ए है। तो ये एक मेरे पास रीजन है जिसके अंदर से कार्स जो हैं वो गुजर रही हैं। तो अब मेरा ये जो फ्लक्स कहलाएगा ये कहलाएगा कार का फ्लक्स। इसका मतलब ये है कि कार गुजर रही है, यानी हरकत में है और वो क्रॉस भी कर रही हैं किसी एक सर्टेन एरिया को। अच्छा, इसी तरीके से एग्जांपल नंबर 3 देखते हैं। मिसाल के तौर पे पेडिस्ट्रियंस हो गए जो कि रोड क्रॉस कर रहे हैं। इसमें भी क्रॉसिंग का लफ्ज़ यहाँ पर मैंने इस्तेमाल किया, यानी कि कोई चीज़ हरकत में है। तो इस यहीं पे हम इसको बता सकते हैं कि अच्छा भाई, यहाँ से इस डायरेक्शन के अंदर पीपल जो है वो क्रॉस कर रहे हैं रोड, और ये जो है ना उनका एरिया, जैसे हमने डूल में बताया था कि ख़ास एरिया होता है जिसके अंदर से वो क्रॉस कर रहे होते हैं। तो ये पेडिस्ट्रियन फ्लक्स कहलाएगा, या प्यूपल का फ्लक्स कह दें, जो भी कह दें आप उसको। फिर एक और एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखी हुई है कि हो सकता है कि किसी भी रीजन के अंदर हमारे पास बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स मौजूद हों, एटम्स हों या इलेक्ट्रॉन्स हों या न्यूट्रॉन्स हों, और वो किसी जगह हरकत कर रहे हों, वो किसी एरिया के अंदर से गुजर रहे हों, किसी खास मखसूस जगह पे से गुजर रहे हों। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि अच्छा भाई, बहुत सारे एटम्स जो हैं वो जा रहे हैं इस खास मखसूस एरिया के अंदर क्रॉस करते हुए, तो मैं इसको कहूँगी कि ये पार्टिकल फ्लक्स है। तो यहाँ से फ्लक्स की डेफिनेशन जो है वो मुझे क्लियर हो गई कि फ्लक्स जो है वो क्या चीज़ होती है। दो चीज़ें जो हैं वो फ्लक्स की डेफिनेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि कोई क्वांटिटी है जो कि हरकत के अंदर है, और वो जो है वो क्रॉस कर रही है किसी भी सरफेस को, किसी भी एरिया को जो है वो क्रॉस कर रही है। तो ये दो चीज़ें जो हैं वो फ्लक्स की डेफिनेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। यही फ्लक्स की डेफिनेशन भी है।
अच्छा, जब हमें ये बात पता चल गई कि फ्लक्स हम किसी भी चीज़ की हरकत को कहते हैं, किसी भी क्वांटिटी की हरकत को कहते हैं, और वो ऑब्जेक्ट जो है या कोई भी बॉडी ऑब्जेक्ट जो भी है वो जो मूव कर रहा होता है किसी भी सर्टेन क्रॉस सेक्शनल एरिया के अंदर, तो अब उसका क्या फॉर्मूला होता है, उसको हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने फ्लक्स कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला लिखा है ये मेरे पास क्लासिकल फॉर्मूला है, ठीक है। और जैसे यहाँ पर मैंने हेडिंग डाली है स्पेशली फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर। फ्लूइड का मतलब होता है गैस या फिर लिक्विड में स्पेशली हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। उसके अंदर ये होता है कि या तो एयर जो है वो फ्लो कर रही होती है, एयर, ठीक है, वो फ्लो कर रही होती है किसी भी ख़ास एरिया के अंदर, ख़ास रीजन के अंदर, और या फिर हम ये कहते हैं कि अच्छा भाई वाटर जो है वो फ्लो कर रहा है इन सर्टन रीजन। तो फिर हम जो है वो ये डिफाइन करते हैं कि अच्छा भाई ये एयर का फ्लक्स है या ये वाटर का फ्लक्स है, वाटर गुजर रहा है थ्रू सर्टेन रीजन, और ये जो वाटर गुजर रहा है इसकी सर्टेन डेंसिटी है, इसकी सर्टेन उसका सर्टेन इसकी वेलोसिटी है, ठीक है, वेलोसिटी v है, और ये एरिया a है। इसी तरीके से एरिया को भी हम यही कहते हैं कि अच्छा भाई एरिया जो है वो सॉरी एयर को भी कहते हैं कि एयर जो है वो हरकत कर रही है, करती हुई इस एरिया से गुजर रही है, तो इस एयर की जो वेलोसिटी है वो v है और इस एयर की डेंसिटी जो है वो रो है। तो फ्लक्स फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर उसका जो फॉर्मूला था वो हमारे पास ये था जनरली, कि किसी भी चीज़ का फ्लक्स जो कि हरकत कर रहा हो तो उसका हम इस वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं उस फ्लक्स को। और रो जो है वो किसी भी चीज़ की डेंसिटी है, फ्लूइड की डेंसिटी है बेसिकली। फ्लूइड जो है वो गैस भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है। v जो है वो वेलोसिटी है, ठीक है, उस फ्लूइड की वेलोसिटी, स्पीड। अच्छा, ये जो है टाइम है, डेल्टा टी स्मॉल टाइम into area. तो this is the definition of a flux, classical definition of a flux। सही। अच्छा, आगे चलते हैं। अभी हमें ये बात पता चल गई है कि what is the definition of a flux. Flux is something in motion and crossing a surface area, and we can calculate flux with the help of this formula, जो कि अभी हम लोगों ने पढ़ा है यहाँ पर, कि ये फॉर्मूला यूज़ करते हुए हम किसी भी चीज़ का फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, अब और कोई फॉर्मूला है क्या फ्लक्स कैलकुलेट करने का? किसी और तरीके से क्या फ्लक्स कैलकुलेट किया जा सकता है? यस, वी कैन कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक वी कैन कैलकुलेट द फ्लक्स बाय सम अदर फार्मूला एज वेल। और वो फार्मूला क्या है? हम सपोज कर लेते हैं कि हमारी कोई भी क्वांटिटी है एफ, जिसकी मैंने अभी एग्जांपल्स दी थी बहुत सारी पीछे, कि नंबर ऑफ एटम्स हो सकते हैं, कार्स हो सकती हैं, पीपल हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, एयर हो सकता है, एयर हो सकती है, और उसके अलावा वाटर भी हमारे पास हो सकता है। तो एफ इज सर्टन, एफ जो है वो क्या है, एक सर्टन वेक्टर फील्ड हमने ले ली, और वो जो है वो क्रॉस कर रही है किसको, एक यूनिट एरिया को। तो हम जो है वो फ्लक्स को, जनरल फ्लक्स को हम डिफाइन कर सकते हैं कि इन दोनों का अगर हम डॉट प्रोडक्ट ले लें तो फिर हमारे पास जो है वो क्या चीज़ आ जाएगी, फ्लक्स आ जाएगा। अच्छा, एक चीज़ ये कि फ्लक्स जो है वो क्या चीज़ होती है, फ्लक्स जो है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। और ये कैसे स्केलर क्वांटिटी होती है? ये जस्ट हमें ये बात बता रही होती है किसी भी चीज़ की कितनी मिकदार अभी इस रीजन में से, इस एरिया में से गुजरी है। तो ये जस्ट एक मिकदार होती है, क्वांटिटी होती है। तो ये एक स्केलर, इसी वजह से हम इस फ्लक्स को डिफाइन करते हैं कि फ्लक्स इज समथिंग स्केलर। तो अगर वो समथिंग स्केलर है तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हम लिखेंगे उसको एज अ डॉट प्रोडक्ट। एरिया जो है वो हमें पता है कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसका डायरेक्शन होता है। तो उसका जो है, जब हम किसी भी क्वांटिटी के साथ में डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे जो कि क्वांटिटी वेक्टर ही होनी चाहिए, तो फिर हम फ्लक्स हासिल करने के काबिल होंगे। इसका मतलब ये है कि अगर हम कहीं फ्लक्स हासिल करना चाहते हैं और उसका फॉर्मूला अगर हमें बनाना है, तो ये दोनों क्वांटिटीज़ जो हैं वो वेक्टर फॉर्म में हमें लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, यहाँ पर दोनों क्वांटिटीज़ हमें वेक्टर फॉर्म में लिखनी पड़ेंगी। जब हम दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो फिर जो है वो हमारे पास फ्लक्स आ जाएगा। अच्छा, इस फॉर्मूले को, जो फ्लक्स का मैंने अभी यहाँ पर डिफाइन किया है, इसको मैं इंटीग्रल फॉर्म में भी लिख सकती हूँ कि अगर मुझे किसी भी चीज़ का फ्लक्स फाइंड आउट करना है, कोई कंटिन्यूस क्वांटिटी है
वेक्टर एफ जो है वो मेरे पास कंटिन्यूस क्वांटिटी है और वो स्प्रेड हुई हुई है ओवर सर्टन एरिया ए, क्रॉस कर रही है इन सर्टन एरिया ए। तो मैं उसको किस तरीके से लिख सकती हूँ इंटीग्रल फॉर्म में, इस तरह से लिख सकती हूँ। अच्छा, ये यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि ये जो सरफेस एरिया है वो ओपन सरफेस है। ओपन सरफेस का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल एक सरफेस मेरे पास इस तरह से बना हुआ है और जो यहाँ पर लेट सपोज कार्स गुजर रही हैं बहुत सारी, इस एरिया को क्रॉस कर रही हैं। ये मेरे पास एरिया है, इसकी डायरेक्शन जो है उसके इस सरफेस की जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर ही होगी डेफिनेटली। तो वो क्रॉस कर रही हैं इस एरिया को कार्स बहुत सारी। तो ये जो एरिया है मेरा, ये क्या कहलाएगा, ओपन एरिया या ओपन सरफेस। लेकिन उसकी बनिस्बत अगर मैं जो है वो इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहती हूँ कि अच्छा भाई, अगर मुझे ये कैलकुलेट नहीं करना कि कितनी नंबर ऑफ कार्स गुजर रही हैं इस एरिया से, बल्कि मैं ये मालूम करना चाहती हूँ कि एक पूरे रीजन के अंदर टोटल कार कितनी एंटर हुई और टोटल कितनी चली गई। तो अब मैं इस तरह से जो है वो मालूम करना चाह रही हूँ कि अच्छा भाई, इस पूरे के पूरे रीजन के अंदर कितनी कार्स एंटर हुई हैं और कितनी चली गई। तो इस पूरे रीजन को अब मैं क्या कहूँगी कि ये मेरा जो रीजन है ये एक क्लोज्ड सरफेस है। और एक क्लोज सरफेस को जब हम इंटीग्रल फॉर्म में लिखते हैं तो मैथमेटिकली एक कंटूर यहाँ पर बना देते हैं। ये किस चीज़ को शो करता है, ये क्लोज सरफेस को शो करता है। और जब हम फ्लक्स अब यहाँ पर डिफाइन करेंगे तो अब हम इसके लिए एक ख़ास लफ्ज़ लिखेंगे विच इज़ नोन एज द नेट फ्लक्स। क्योंकि अब हमें वो ये जो इंटीग्रल है क्लोज सरफेस का, वो अब हमें ये बताएगा कि यहाँ पर से कितनी कार एंटर हो रही थी और कितनी यहाँ पर गुजर गई। मिसाल के तौर पे अगर 10 कार एंटर हो रही थी और 8 लीव कर गई हैं, तो इसका मतलब है कि वो हमें बताएगा कि 2 जो है वो यहाँ पर फ्लक्स है। इसका नेट फ्लक्स जो है वो हमें पता चलेगा कि यहाँ पर 2 कार्स जो हैं वो मौजूद हैं अभी भी, या नेट फ्लक्स हमारा कितना है। तो इस यहाँ पर हमें एक बात और पता चल गई कि अच्छा ठीक है भाई, अगर हम किसी भी क्वांटिटी का फ्लक्स मालूम करना चाहते हैं, कोई भी क्वांटिटी हो वो किसी भी एरिया को क्रॉस कर रही हो, हरकत में हो और एरिया को क्रॉस कर रही हो, तो हम उसको किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो फार्मूला हम लोगों ने यहाँ पर देखा, इसको मैं कह देती हूँ दिस इज़ माय फार्मूला नंबर 1। इस तरीके से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं फ्लक्स को। और एक फार्मूला जो है वो हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया कि दिस इज़ दी फार्मूला नंबर 2। इस तरीके से भी हम फ्लक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, इसकी एग्जांपल हम और देख लेते हैं कि अच्छा, मैं जो है वो फ्लक्स कैलकुलेट करके यहाँ पर दिखा भी देती हूँ कि ओपन सरफेस के अंदर हम किस तरीके से फ्लक्स को कैलकुलेट करेंगे और क्लोज सरफेस के अंदर, अभी लास्ट ही मैंने बता दिया था लेकिन दोबारा से, क्लोज एरिया या क्लोज सरफेस के अंदर किस तरीके से फ्लक्स कैलकुलेट किया जाता है। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास ये क्लोज सरफेस है। क्लोज सरफेस ज़रूरी नहीं है क्यूब शेप का हो, किसी भी तरह का शेप हो, लेकिन वो क्लोज होना चाहिए, पूरा बाउंड होना चाहिए। ये यहाँ पर एक ओपन सरफेस है। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल मेरे पास नंबर ऑफ एटम्स गुजर रहे हैं यहाँ से 1 2 3 4 5, ठीक है, काफ़ी सारे एटम्स हैं जो कि यहाँ इस जगह मूव करते हुए जा रहे हैं इस एरिया के अंदर। तो मैं यहाँ पर अपना फ्लक्स को हम अमूमन फाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो फ्लक्स जो है वो मेरे पास क्या हो जाएगा कि कितनी जो है नंबर ऑफ एटम्स हैं, ठीक है, जो कि इस जगह से गुजर रहे हैं। तो यहाँ पर मेरे पास फॉर्मूला सिंपली हम यहाँ पर लिखेंगे एरिया ए। अच्छा, अब ये जो फ्लक्स है, फ्लक्स क्या चीज़ हो गई यहाँ पर, नंबर ऑफ एटम्स हो गए जस्ट, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स हो गए। फॉर एग्जांपल यहाँ से बहुत सारे नंबर एटम्स हैं जो कि निकल रहे हैं, कोई इस डायरेक्शन में जा रहा है, कोई इस डायरेक्शन में जा रहा है, कोई इस डायरेक्शन के अंदर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, ठीक है। तो हमें तो सिर्फ वो वाले एटम्स चाहिए जो कि इस एरिया को क्रॉस कर रहे होंगे, यानी कि 1 2 3 4 5। तो ये जो फ्लक्स होगी ये फ्लक्स कहलाएगा। तो उसका मतलब क्या है, फ्लक्स जो है जस्ट नंबर ऑफ एटम्स हैं जो कि खास एक एरिया को क्रॉस कर रहे हैं, क्रॉसिंग एन एरिया। तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक नंबर आना चाहिए।
तो यहाँ से हमें नज़र आ रहा है कि अच्छा ठीक है नंबर आना चाहिए। तो अगर मैं इसको एरिया से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो डेफिनेटली यहाँ पर कोई ऐसी क्वांटिटी होगी जो नंबर डेंसिटी होगी, बेसिकली सरफेस डेंसिटी होगी। बेसिकली यहाँ पर उस चीज़ के नंबर होंगे और डिवाइडेड बाय एरिया होगा। यहाँ पर जो भी मैं क्वांटिटी डिफाइन करूँगी वो डेंसिटी होनी चाहिए, ताकि एरिया और एरिया कैंसिल आउट हो जाए डायमेंशनली और मेरे पास किसी भी चीज़ का नंबर आ जाए। तो यहाँ से इसको थोड़ा सा मैं पहले इरेज कर लेती हूँ। तो यहाँ से मुझे जो है वो क्लियर हो गई ये बात कि जब भी मैं किसी फ्लक्स को कैलकुलेट करना चाहूँगी तो फ्लक्स का ये वाला जो फॉर्मूला मैंने पढ़ा है कि फ्लक्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं, फाई इज इक्वल टू किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का हम डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं एक के साथ में। तो डायमेंशनली ये जो वेक्टर क्वांटिटी है ये जो है डेंसिटी होनी चाहिए। सर इसकी जो डायमेंशंस हैं वो क्या होने चाहिए, सरफेस डेंसिटी के बराबर होने चाहिए। तो एक चीज़ मुझे यहाँ पर और पता चल गई, और जो भी सरफेस डेंसिटी है जस्ट मैंने उसको एफ डॉट ए कर दिया। अच्छा, अब ये क्लोज सरफेस है, इस क्लोज सरफेस के अंदर जो है वो मुझे अब फ्लक्स निकालना है। तो अगर मैं देखूँ तो इस क्लोज सरफेस के अंदर फ्लक्स निकालने के लिए इसका फॉर्मूला क्या होगा, एफ इज इक्वल टू, इस तरह से मैं लिखूंगी एफ डॉट डी ए। और अगर मैं गौर से देखूं तो यहाँ पर मेरे पास 6 फेसेस हैं, एक क्यूब के 6 फेसेस होते हैं। तो ये इंटीग्रल जो मेरा खुलेगा वो 6 फेसेस के ऊपर खुलेगा, यानी कि 6 दफ़ा मुझे ये इंटीग्रल अप्लाई करना पड़ेगा हर फेस के ऊपर। फॉर एग्जांपल दिस इज़ फेस 1, दिस इज़ फेस 2, दिस इज़ फेस 3 एंड दिस इज़ फेस 4। और फ्रंट वाला 5 हो गया और ये जो बैक वाला फेस है ये 6 हो गया। तो इसको मुझे 6 दफ़ा ओपन करना पड़ेगा इस इंटीग्रल को। हर फेस के लिए मुझे अलग लिखना पड़ेगा एफ डॉट डी ए 6 टाइम्स एंड सो ऑन। तो फिर मेरे पास कहीं जाके ये एक फ्लक्स निकलेगा, और ये जो अब मेरा फ्लक्स कहलाएगा ये नेट फ्लक्स कहलाएगा, क्योंकि हम इसको अब क्लोज्ड सरफेस के लिए अंदर मालूम कर रहे हैं। और जब हम किसी भी क्लोज सरफेस के लिए अंदर मालूम करते हैं तो हम ये कहते हैं कि अच्छा भाई इस रीजन के अंदर कितना अमाउंट गया था और कितना बाहर निकला, नेट कितना निकला। जबकि किसी ओपन के अंदर करते हुए हम सिर्फ ये बात बोलते हैं कि इस रीजन के अंदर कितनी कोई चीज़ क्रॉस कर रही है, डेट्स इट। तो थोड़ा सा जो है ना वो टर्म्स के अंदर फ़र्क होता है। तो इस तरीके से ओपन और क्लोज सरफेस के अंदर फ्लक्स जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। अच्छा, जब हमने जो है ना ये डेफिनेशन देख ली फ्लक्स की कि ये फ्लक्स क्या चीज़ होती है, तो अब हम ये मालूम करना चाहते हैं कि व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली क्या है ये अब हम देखना चाहते हैं, लेकिन अभी भी हम वहाँ तक नहीं पहुँच रहे। अभी भी हम एक चीज़ और पहले देखेंगे, वो क्या है, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें चाहिए क्यों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें किस लिए ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, तो हमें इसको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं कि वाई वी नीड इट। इसका बैकग्राउंड ये है कि जब हमें पता चल गया कि तमाम का तमाम मैटर जो है वो चार्जेस से मिलकर बना है, और चार्जेस जो हैं वो बहुत फॉर एग्जांपल दो तरह के होते हैं, होते ही दो तरह के हैं। तो उनके दरमियान अगर हमें फोर्स मालूम करनी हो तो उस फोर्स को हम मालूम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कूलम्स फार्मूला। कूलम फोर्स जिसको हम कहते हैं, लेट सपोज ये मेरे पास Q1 चार्ज है, लेट सपोज ये Q2 है। तो मैं इन दोनों के दरमियान फोर्स मालूम करूंगी तो ये वाला फार्मूला मैं इस्तेमाल करके इनके दरमियान आराम से फोर्स मालूम कर सकती हूँ। तो यहाँ तक तो मैंने बहुत काम सक्सेसफुली कर लिया कि 2 पॉइंट चार्जेस के दरमियान मुझे फोर्स मालूम करनी थी, तो मुझे इस फॉर्मूले से पता चल गई। लेकिन उसके बाद जो है वो लोगों ने सेकंड स्टेप के ऊपर ये बात सोचनी शुरू कर दी कि अच्छा होता क्या है कि जब यहाँ किसी रीजन के अंदर एक चार्ज रखा हुआ होता है और दूसरा जो चार्ज है जब ये फॉर एग्जांपल मैं इसके करीब लाने की कोशिश करती हूँ तो इसके ऊपर यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, इस जगह भी, इस जगह भी, जैसे ही वो इस रीजन के अंदर, इसके इर्द गिर्द के रीजन के अंदर कहीं एंटर होने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स जो है वो लग रही होती है। तो ये कुछ रीजन या ये जो कुछ स्पेस है ये खास सलाहियत का हामिल है। और जब ये वाला चार्ज मैं यहाँ से हटा दूं, बाहर कर दूं, यानी कि इसको मैं अभी निकाल के बाहर ले गई, बाहर ले गई, तो अब क्या हुआ कि यही वाला जो टेस्ट चार्ज था मेरा, अब मैंने इसको जब
यहाँ पर रखा, यहाँ पर, तो अब इस रीजन के अंदर इसको कुछ भी महसूस नहीं हो रहा, ये आराम से फ्रीली महसूस कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब ये वाला चार्ज मौजूद है तो उसकी वजह से इस रीजन के अंदर कुछ ऐसा होता है कि ये वाला जो टेस्ट चार्ज है, इसको मैं टेस्ट चार्ज कह देती हूँ, ये टेस्ट चार्ज अपने अंदर एक फोर्स महसूस करता है, या तो वो अट्रैक्टिव फोर्स महसूस करता है या वो रिपल्सिव फोर्स महसूस करता है। चला कि अच्छा भाई, ये जो रीजन है इसको भी हमें सोचना चाहिए कि आखिर ये रीजन जो है वो है क्या। तो इसको हमने नाम दिया कि ये जो रीजन है ये बेसिकली फील्ड है, और एक ख़ास तरह की फील्ड है क्योंकि ये चार्ज की वजह से, इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से प्रोड्यूस हो रही है। तो इसको हमने नाम दे दिया कि ये जो है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। हमें अभी ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी नेकेड आई से नज़र नहीं आ रही है कि इस रीजन के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ये सिर्फ हमें महसूस होता है जब हम एक टेस्ट चार्ज को अपने सोर्स चार्ज के करीब लेकर आते हैं, तो इस रीजन के अंदर हमें फोर्स महसूस होती है, तो हम ये बात कंक्लूड करते हैं कि देयर इज सम फील्ड इन दिस रीजन, देयर इज समथिंग हैपनिंग इन दिस रीजन। तो इस इसको हमने डिफाइन कर दिया एक नई क्वांटिटी को, जो कि एक हमारी सेकंड सक्सेस थी। फर्स्ट सक्सेस हमारी ये थी कि हम दो चार्जेस के दरमियान फोर्स कैलकुलेट करने के काबिल हो गए। फिर दूसरी सक्सेस हमारी ये थी कि हमने उस रीजन के अंदर भी कोई एक फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन की जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है। अभी इसको हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमें बताया गया कि किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है। जस्ट आपने कुछ भी नहीं करना, जो कूलम फोर्स है उसको आप टेस्ट चार्ज के साथ में डिवाइड कर देंगे। इफ टेस्ट चार्ज इज रिप्रेजेंटेड बाय 2 इन आवर केस, जैसे कि यहाँ पर है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो मेरे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मेरे पास आ जाएगी, और वो किसके बराबर होगी? के Q1/R² के। तो ये मेरी सेकंड सक्सेस रही कि मैं जो है वो इस चीज़ को समझने के, कैलकुलेट करने के, नॉट समझने के, कैलकुलेट करने के काबिल हो गई कि आखिर इस रीजन के अंदर जो है वो क्या कुव्वत पाई जाती है, ठीक है। और ये जो कुव्वत है, ये फंक्शन है आर का, और अगर मैं किसी डिफरेंट पोजीशन पे खड़ी होंगी तो मुझे डिफरेंट स्ट्रेंथ महसूस होगी, और अगर मैं डिफरेंट पोजीशन पे, जैसे इसके साथ में अगर मैं यहाँ पर चार्ज लेकर जाऊँ तो मुझे डिफरेंट स्ट्रेंथ महसूस होगी। अगर मैं इस चार्ज से दूर हूँ तो मुझे डिफरेंट स्ट्रेंथ जो है वो महसूस होगी। तो बेसिकली ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कहते हैं इसको। ये जो है, ये मुझे पता चल गया कि ये एक स्पेस की प्रॉपर्टी है। फील्ड डेफिनेटली स्पेस की प्रॉपर्टी को कहते हैं, और मैं इसको काबिल भी हो गई हूँ कि इसको किस तरीके से कैलकुलेट करूँ। जस्ट मैं यहाँ पर कैलकुलेट करने के काबिल हो गई हूँ, लेकिन अभी भी मुझे ये चीज़ पता नहीं चल रही है कि यहाँ पर है क्या, कुछ नज़र नहीं आ रहा है हमें। तो इसके ऊपर लोगों ने जो है वो बहुत सोचा कि ऐसी क्या चीज़ है जो कि ट्रांसफ़र होती है यहाँ से। अगर मैं इस टेस्ट चार्ज को यहाँ पर रख रही हूँ, फॉर एग्जांपल दिस इज़ माय टेस्ट चार्ज Q2, तो ये तो इतनी दूर पड़ा हुआ है, बीच में हमें कुछ नज़र भी नहीं आ रहा। तो फोर्स लग रही है डेफिनेटली, यहाँ से लेके यहाँ तक कोई चीज़ जा रही है जो कि इस टेस्ट चार्ज को क्या कर रही है, उस तक पहुंच रही है, ट्रांसफर हो रही है कोई चीज़, डिस्प्लेस हो रही है कोई चीज़। वो क्या है वो हमें नहीं मालूम। जब शुरू शुरू में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पता चलना शुरू हुआ, तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फोर्स निकालने में कामयाब हुए। फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सोचना शुरू किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना हमने शुरू कर दिया इस वाले फॉर्मूले के ज़रिए। लेकिन अभी भी सवाल पैदा ये होता है कि आखिर इन दोनों चार्जेस के दरमियान में क्या है। तो इसका जवाब जो है वो थोड़ा सा हमें आगे चल के मिलता है, किसके एक्सपेरिमेंट में? फेराडे के एक्सपेरिमेंट में। अच्छा, फेराडे ने क्या किया? फेराडे ने जो है ना, वो सबसे पहले उसने क्या, एक स्फेयर लिया, स्फेरिकल, और उस स्फेयर को उसने क्या कर दिया? चार्ज कर दिया। चार्ज करने के बाद उसने ऊपर से भी एक दूसरा न्यूट्रल कोई कंडक्टर जो है वो इसके ऊपर, इसके गिर जो है ना उसने बाउंड कर दिया, यानी कि इसके ऊपर एक और कंडक्टर रख दिया। तो अब उसने ये देखा कि मैंने यहाँ पर जब चार्ज प्लस रखा था, तो जितना मैंने प्लस अमाउंट चार्ज जो है वो यहाँ पर रखा था, उतना ही जो अमाउंट का चार्ज जो है वो इस
वाले कंडक्टर के ऊपर आ गया है। जितना एग्जैक्टली ये दोनों के दोनों जो थे वो मैग्नीट्यूड में क्या थे, वो बराबर थे, दोनों के दोनों। तो लेकिन जितना चार्ज यहाँ पर रखा उसी की देखा देखी जो है वो इतना ही चार्ज इधर आ गया। इसको इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन भी कहते हैं, लेकिन अभी मैं यहाँ पर ये टर्म इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। इंडक्शन है ये कि एक चार्ज की देखा देखी दूसरे सरफेस के ऊपर अपोजिट चार्ज अपीयर होना। तो लेकिन जो बात इंपॉर्टेंट है वो ये है कि मैग्नीट्यूड जो है वो दोनों का बराबर है। तो यहाँ पर फिर उसने क्या किया कि उसने यहाँ पर सबसे पहले रखी एयर, और दूसरे नंबर पर उसने रखा कि देखूं मैं कि अच्छा एयर के बजाय अगर मैं यहाँ पर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम पुट अप कर दूं तो फिर उस सूरत में क्या होगा। अभी भी उसने दोबारा से वो एक्सपेरिमेंट रिपीट किया। यहाँ पे उसने कोई चार्ज प्लस क्यू रखा, फिर उसके बाद एक क्लोज कंडक्टर ऊपर से उसने न्यूट्रल कंडक्टर डाल दिया। तो फिर बाद में जब चेक किया गया तो उसके ऊपर भी चार्ज इंड्यूस हो गया था, बीच में अभी डाइलेक्ट्रिक मौजूद है। पहले एयर थी या वैक्यूम था, और अब जो है वो कोई मीडियम उसने डाल दिया, लेकिन उस वक्त भी उसने देखा कि यही चीज जो है वो अपीयर हो रही है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से कोई चीज, उसने कंक्लूड ये किया कि यहाँ से कोई चीज एनर्जी या कोई चीज डिस्प्लेस होके रेडिएट होके यहाँ तक पहुंच रही है, और वो जो चीज पहुंच रही है वो इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम है। तो बस यहीं से जो है उसने ये बात एज्यूम कर ली कि देयर इज समथिंग, कोई चीज जो है वो कोई डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो हो रहा है फ्रॉम इनर टू आउटर स्फीयर, विद और विदाउट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। चाहे हम वहाँ पर कोई मटेरियल रखें या मटेरियल नहीं रखें, एक जो चार्ज है वो अपनी प्रेजेंस शो इस तरह से करता है कि दूसरे के अंदर भी वो चार्ज इंड्यूस करवा देता है। तो अब वो क्या चीज़ जो है वो डिस्प्लेस हो रही है, एक जगह से दूसरी जगह जा रही है या एनर्जी जा रही है। तो उसने उसको क्या नाम दिया, उसने कहा कि अच्छा भाई ये फ्लक्स जा रहा है। तो उसने उसको नाम दे दिया कि जाहिर है कि फ्लक्स की तो डेफिनेशन ही हमने पढ़ी है कि फ्लक्स इज समथिंग इन मोशन, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह हरकत करती है और क्रॉस करती है किसी भी सर्टेन एरिया को। तो डिस्प्लेस डिस्प्लेस हो रही है एक जगह से दूसरी जगह पर, तो उसने उसको डिस्प्लेसमेंट फ्लक्स का उसको नाम दिया, या उसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का नाम भी कह सकते हैं कि उसको दिया। या हम इसको ये बात कह सकते हैं, इसको लाइंस ऑफ फोर्सेस भी कहते हैं, ठीक है, या फील्ड लाइंस भी कहते हैं। तो यहाँ पर ये बात क्लियर हो गई कि उसने जो है ना वो ये बात एज्यूम कर ली कि फैराडे के एक्सपेरिमेंट के बाद कि अच्छा भाई यहाँ से एक चार्ज जो है वो जब दूसरा चार्ज इंड्यूस करता है उसकी देखा देखी यहाँ पे उतना ही अमाउंट का चार्ज इंड्यूस हो रहा है। अभी हम कोई टेस्ट चार्ज नहीं ला रहे हैं, ये तो इंड्यूस हो रहा है, और ये उतना ही हो रहा है जितना कि इनिशियल चार्ज हमारे पास था। तो इसका मतलब ये है कि देयर इज समथिंग हैपनिंग, डिस्प्लेसिंग between this these two region। तो ये उसने उसको सपोज कर लिया कि उसने एज्यूम कर लिया कि यहाँ से कोई चीज़ निकल रही है, और एज्यूम कर लिया कि क्या चीज़ निकल रही है, लाइंस निकल रही हैं। अच्छा, और फिर उसने एक बात ये चीज़ और भी ऑब्जर्व की कि ये जो लाइंस निकलती हैं किसी भी चार्ज के अंदर से, जिसको वो फ्लक्स कह रहा है, ये टोटल लाइंस या टोटल फ्लक्स, ठीक है, वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। मिसाल के तौर पे अगर एक चार्ज है उससे 10 लाइंस ऑफ फोर्सेस निकल रही हैं, या चलें लेट सपोज 5 लाइंस ऑफ फोर्सेस निकल रही हैं, तो वो कांस्टेंट रहेंगी। वो जो है वो इंडिपेंडेंट होती हैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से, यानी कि अगर मैं यहाँ पे डिफरेंट मटेरियल डाल दूँ तो अगर 5 लाइंस ऑफ फोर्सेस निकल रही हैं तो 5 ही निकलेंगी, चाहे एयर हो, चाहे वैक्यूम हो, या चाहे किसी भी तरह का डाइलेक्ट्रिक। या फिर सेपरेशन बिटवीन दी टू पॉइंट्स। दूसरी बात ये कि चाहे मैं इस जगह खड़ी हूँ, ठीक है, तो भी मुझे वो 5 लाइंस ऑफ फोर्सेस ही नजर आएंगी। अगर मैं इस जगह खड़ी होंगी तब भी ये मुझे 5 लाइंस ऑफ फोर्सेस, ये 5 ही नजर आएंगी। ठीक है, तो ये जो है डिस्टेंस के ऊपर भी डिपेंड नहीं करती। ये जितनी भी निकली हैं लाइंस, चाहे आप इस पॉइंट के ऊपर देखें चाहे इस पूरे कंटोर के ऊपर देखें, लाइंस ऑफ फोर्सेस कांस्टेंट होंगी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि ये जो टोटल फ्लक्स है, ये जो लाइंस निकल रही होती हैं, डिस्प्लेस हो रही होती हैं, वो कांस्टेंट होती हैं। तो अब उसने जो है वो फार्मूला हमें बताया कि अच्छा ये जो नंबर ऑफ लाइंस जो हमने एज्यूम की हैं कि वो इलेक्ट्रिक चार्ज के अंदर से निकल रही हैं,
तो बेसिकली उसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, तो उसका फॉर्मूला उसने डिफाइन किया कि ये जो नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अमाउंट ऑफ चार्ज से। जितना ज़्यादा अमाउंट होगा चार्ज का उतनी ज़्यादा ये लाइंस ऑफ फोर्सेस होंगी, और जितना कम अमाउंट होगा, ठीक है, उतनी ही कम लाइंस ऑफ फोर्सेस होंगी। ये क्यू जस्ट फ्लक्स इज व्हाट, फ्लक्स इज क्यू कूलम। तो यहाँ पर फ्लक्स जो है वो क्या क्वांटिटी होती है, फ्लक्स का जो यूनिट होता है वो यही होता है, जस्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स का नंबर ऑफ लाइंस, ठीक है, नंबर ऑफ लाइंस, टोटल नंबर ऑफ लाइंस। और ये जो क्यू का यूनिट होता है वो कूलम्स होता है। तो यहाँ से हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि ये दो क्वांटिटीज बराबर हो गई हैं, ऐसा नहीं है। इट इज़ जस्ट फॉर कैलकुलेशन। यहाँ पर क्यू रखेंगे और हम बता देंगे कि अच्छा जितनी अमाउंट ऑफ क्यू है उतना ही नंबर ऑफ लाइंस हैं। ये फॉर्मूला जो है वो फैराडे ने जो है वो मालूम किया था। और उसके बाद जो है वो हम ये कहते हैं कि अच्छा भाई अब हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो नंबर ऑफ लाइंस होती हैं जो कि किसी भी चार्ज से निकल रही होती हैं और ट्रांसमिट होकर एक जगह से दूसरी जगह जा रही हैं। ये बात अज्यूम की गई थी, हमें नज़र नहीं आ रहा है कि वो सचमुच हरकत कर रही हैं या उनकी स्पीड क्या है, कुछ भी हमें नज़र नहीं आ रहा, लेकिन हम ये देख सकते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह पे उसका इफेक्ट नज़र आ रहा है। तो डेफिनेटली वो एक रीजन से दूसरी रीजन में मौजूद हो रही हैं, तो वो ट्रांसफ़र हो रही हैं, डिस्प्लेस हो रही हैं। तो अब हम क्या जो हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला पढ़ा था, तो हम क्या उस फार्मूले के कोई और फार्मूला भी है इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करने का? यस, देयर इज़ अ फार्मूला जो हमने पिछले स्लाइड के अंदर एक्सप्लेन किया था, देखा था हम लोगों ने। और वो फार्मूला क्या है? वो फार्मूला ये है कि जब हम कोई फ्लक्स मालूम करना चाहते हैं तो जनरली हम दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, और ये वेक्टर जो होता है ये जनरली सरफेस डेंसिटी होती है, ठीक है, और डेंसिटी टाइप की कोई क्वांटिटी होती है, और मल्टीप्लाई बाय एरिया। तो यहाँ पर हम डी को डिफाइन करते हैं कि डी क्या चीज़ है। डी इज दी d is some vector which is known as the displacement flux density, ठीक है। इसको जो है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं d से। ये क्या है? नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया है, और जब हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया से तो एरिया और एरिया जो है वो क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास सिंपली फ्लक्स बन जाएगा। इसको हम यहाँ पर एक्सप्लेन भी कर देते हैं। डिस्प्लेसमेंट फ्लक्स डेंसिटी, नंबर ऑफ लाइंस, ठीक है, पर यूनिट एरिया। तो नंबर ऑफ लाइंस बेसिकली किसके बराबर होती हैं? क्यू के बराबर। यहाँ से हमें पता है कि नंबर ऑफ लाइंस, ये फैराडे ने ये फॉर्मूला हमें बताया था कि ये क्यू के बराबर होती हैं, और एरिया जो है वो जो भी एरिया आपका होगा, ठीक है। और जब हम इसको डायमेंशनली, ये मेरे पास आ गई ये चीज़, और अगर मैं फ्लक्स फाइंड आउट करने की कोशिश करती हूँ तो फ्लक्स जो होगा, मैं डायमेंशनल के डायमेंशन चेक करूँ डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है, तो यस इट वुड बी। और वो क्या होगा? Q अपॉन ए इंटू ए हो जाएगा, और ये जो चीज़ है ये कैंसिल आउट हो जाएगी, और ये एग्जैक्टली मेरे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो आ जाएगा Q के बराबर। तो यहाँ से मुझे सारी चीज़ें पता चल गई कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो क्या होता है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम किस तरीके से डिटरमाइन कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट ये जो क्वांटिटी मैंने डी यहाँ पर बताई है, इसको दोबारा से मैंने इधर लिख दिया है कि डी क्या चीज़ होती है। डी इज़ द डिस्प्लेसमेंट फ्लक्स डेंसिटी, या इसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी बी कहते हैं। और ये जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका जो डायरेक्शन है उसका वही डायरेक्शन होगा जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो उसका भी वही डायरेक्शन होता है जो कि फ्लक्स डेंसिटी का होता है। और इसके जो यूनिट्स हैं वो क्या हैं? क्यू पर कूलम पर मीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर है, ठीक है, देन कूलम पर मीटर स्क्वायर। और दूसरी चीज़ ये कि ये जो फ्लक्स डेंसिटी है ये इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम है। इसको हम देख लेते हैं कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब यही है कि अगर मेरे पास किसी जगह पर चार्ज मौजूद है
और ये टोटल एरिया कोई एरिया ए है, ठीक है। तो इससे मेरे जितनी नंबर ऑफ लाइंस निकल रही थी, ये देखें, तो अगर मैं मीडियम अपना चेंज कर दूंगी, यहाँ पर एयर के बजाय कुछ और लगा दूंगी, तो भी जितने नंबर ऑफ लाइंस निकल रही थी उतनी ही रहेंगी, ठीक है। तो नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया, इस एरिया के ऊपर जितनी नंबर ऑफ लाइंस जा रही थी, तो नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया वो कांस्टेंट ही रहेंगी टोटल हमेशा। तो ये जो है क्वांटिटी इंडिपेंडेंट है मीडियम से। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और वो ये कि ये जो जाहिर है कि ये जो फ्लक्स डेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड के। जितना ज़्यादा मेरे पास नंबर ऑफ लाइंस होंगी पर यूनिट एरिया, जितनी क्लोज क्लोज हो जाएंगी, डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी, उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड की जो है वो स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। कैसे, यहाँ पर देखें, अगर हैं तो 5 ही लाइंस, लेकिन अभी हम बहुत करीब खड़े हुए हैं, तो ये करीब करीब है। जब ये करीब करीब है तो डेफिनेटली इनकी डेंसिटी जो है वो ज़्यादा है। जब इनकी डेंसिटी जो है वो ज़्यादा है, तो इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है। तो इसी वजह से हम ये बात कहते हैं कि डेंसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। और अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगा दूं, तो यहाँ पर मेरे पास परमिटिविटी आ जाती है। तो डी और ई जो है वो दोनों वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, दोनों की डायरेक्शन सेम होती है, और उनके दरमियान जो रिलेशनशिप होता है वो ये होता है। अच्छा, यहाँ से हमें नज़र आ रहा है कि भाई डी जो है उसके फॉर्मूले में तो ये आ रहा है, मीडियम का कुछ कांस्टेंट आ रहा है। यहाँ हम कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट है मीडियम से। तो ऐसा नहीं है, बल्कि अगर हम इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और एवेलुएट करें तो हमें पता चलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसके बराबर होती है। पॉइंट चार्ज के लिए ले लेते हैं हम, लेट सपोज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो ये एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो जाता है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी है, ये डिस्प्लेसमेंट फ्लक्स डेंसिटी है, इसका जो फॉर्मूला बन जाता है वो क्या बन जाता है, ये। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई मीडियम का कांस्टेंट नहीं आ रहा। तो एक नई क्वांटिटी जो है वो हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ ली, वो क्या, कि ये डी जो है वो क्या होता है, डी इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी विच इज रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द फ्लक्स, ठीक है। अच्छा, अब जब हम लोगों ने ये फ्लक्स की डेफिनेशन पढ़ ली और हमें ये बात पता चल गई कि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डी के, तो जो जनरल फार्मूला मैंने वहाँ पर डिस्क्राइब किया हुआ है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, उसको मैं थोड़ा सा और ठीक से लिखना चाहती हूँ, उसको और थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं। ये वाला फार्मूला हम लोगों ने अभी पिछली स्लाइड के अंदर देखा था कि फाई इज इक्वल टू डी डॉट ए। और मुझे जो है वो ये बात पहले लास्ट स्लाइड के अंदर मैंने कैलकुलेट कर ली थी कि ये जो है वो किसके बराबर है, क्यू के बराबर है। और तो कोई भी चार्ज, ठीक है, तो ये जो डी है इसको मैं लिख सकती हूँ एप्सिलॉन नॉट ई इंटू डॉट ए, ठीक है, इज इक्वल टू क्यू। ये फाई है मेरा। और मैं इसको उस तरीके से भी लिख सकती हूँ ई डॉट ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और इसको मैं अगर क्लोज सरफेस के लिए डेफिनेटली ये क्लोज सरफेस के लिए अगर मैं लिखूंगी, तो ये मेरे पास एक इंटीग्रल फॉर्म में आ जाएगा। ये एक बहुत ही वेल नोन, अगर मुझे नेट फ्लक्स चाहिए तो मैं इसको क्लोज सरफेस के लिए लिखूंगी, नेट फ्लक्स के लिए। तो ये जो है मेरा बहुत ही वेल नोन फॉर्मूला है, जो कि गॉसेस लॉ कहलाता है, ठीक है, गॉसेस लॉ। और इसके अंदर हमें गॉसेस लॉ के ज़रिए जो है वो हम किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर नेट फ्लक्स मालूम कर सकते हैं। ये जो नेट फ्लक्स है ये किसके बराबर होता है, क्लोज सरफेस हमें लेना है, तो अगर हम इस वाले फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी पिछली स्लाइड्स के अंदर एग्जांपल में बताया था कि आपको किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर 6 टाइम्स जो है वो इंटीग्रल को एवेलुएट करना पड़ेगा। लेकिन बजाय इसके, अगर आपको सिर्फ ये पता चल जाए कि इस क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज मौजूद है, तो वो सिर्फ और सिर्फ चार्ज अगर आप लिख देंगे, यहाँ पर रख देंगे उसकी वैल्यू, तो आपको नेट फ्लक्स पता चल जाएगा। तो ये वाला फार्मूला, इसके ज़रिए हम फ्लक्स के अंदर कभी हम डी लगा देते हैं, फ्लक्स डेंसिटी कभी हम यूज़ कर लेते हैं, कभी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी होती है तो हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं।
तो ये दोनों फार्मूले जो हैं वो इक्विवेलेंट हैं। यहाँ पर डी भी इस्तेमाल हो सकता है फाइनाइट मालूम करने के लिए, क्लोज सरफेस में डी डॉट ए भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फिर हम क्यों लिखेंगे। तो ये दोनों फार्मूले इक्विवेलेंट हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो क्वांटिटी है ये रियल क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया कि दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दे बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज द रियल क्वांटिटी, क्योंकि वो किसी भी चार्ज के गिर्द फील्ड जो क्रिएट हो रही है वो फील्ड हमें पता चल रही है कि हाँ बाकी वो फील्ड जो है मौजूद है, फील हो रही है वो, ठीक है। लेकिन ये जो डी है, हमने उसको कहा कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। हम इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को हम फ्लक्स डेंसिटी के जरिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन फ्लक्स डेंसिटी को जो हमने डिफाइन किया, हमने कहा कि वो लाइंस ऑफ फोर्सेस पर यूनिट एरिया है। तो वो हमें नजर तो नहीं आ रही है ना कि लाइंस निकल रही हैं उसके अंदर से, हमने बस एक एज्यूम किया हुआ है। तो ये जो क्वांटिटी है डी, इसको इट इज समवॉट इमेजिनरी क्वांटिटी, ये हमें भी नेकेड आई से नज़र नहीं आ रही है, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली कैलकुलेशन करते हैं और इस अजम्पशन को लेकर चलते हैं और आगे कैलकुलेशन करते हैं, तो कोई ऐसी चीज़ हमें नज़र नहीं आती कि गलत निकल रही हो। तो हम इस कॉन्सेप्ट को अपने पूरे कोर्स के अंदर साथ में लेकर चलेंगे, डी को भी एवेलुएट करेंगे, ई को भी एवेलुएट करेंगे साथ साथ। लेकिन ये हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और फ्लक्स डेंसिटी दोनों में फ़र्क है। दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है, फ्लक्स डेंसिटी जो है वो मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ रियल क्वांटिटी, flux density is an imaginary in that sense. We assume that lines of forces are emerging out from a charge, और इसका यूनिट जो है वो कूलम पर मीटर स्क्वायर होता है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट होता है वो न्यूटन पर कूलम होता है, ठीक है। ये चीज़ें थोड़ी बहुत हैं जो आपके नॉलेज में होनी चाहिए। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब हमें पता चल गया कि फ्लक्स की क्या डेफिनेशन होती है जनरली, और हमें ये भी पता चल गया कि जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की क्या डेफिनेशन होती है। अच्छा, एक चीज़ मुझे और याद आ रही है, मैंने अभी तक यहाँ पर दो फार्मूले जो है वो फ्लक्स के लिखे हैं अब तक, शुरू से जब हम लोग पढ़ रहे हैं। एक फार्मूला तो मैंने लिखा था फ्लक्स का, जिसको शुरू में मैंने कहा था कि डेंसिटी इनटू वॉल्यूम और टाइम और एरिया, ठीक है, मैकेनिक्स के अंदर डेफिनेशन पढ़ी थी। एक जनरल फार्मूला मैंने पढ़ा था कि समथिंग वेक्टर फील्ड, सम वेक्टर फील्ड का जो अगर हम डॉट प्रोडक्ट ले लें तो ये यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं फ्लक्स को। और एक फार्मूला मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, स्पेशली इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला देखा कि फ्लक्स इज नथिंग बट क्यू, ठीक है। और अगर मैं इसको भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के फॉर्म में लिख रही हूँ ई डॉट ए, तो ये तीन फार्मूले मेरे पास आ गए हैं फ्लक्स के। तो ये जब तीनों फ्लक्स के फार्मूले हैं, तो क्या मैं ई डॉट ए को या इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ये फाई ई से अगर मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि इट इज़ रो वी डेल्टा टी इनटू एरिया, ठीक है। कि फ्लक्स क्या चीज़ है, फ्लक्स जो है वो समथिंग इन मोशन है, और उसकी एक पर्टिकुलर डेंसिटी है, और एक यूनिट टाइम के अंदर एक यूनिट एरिया वो क्रॉस कर रही है। तो क्या मैं इस वाले फॉर्मूले से भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस निकाल सकती हूँ? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। ये वाली जो डेफिनेशन है ये स्पेशली हम इस्तेमाल करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर। फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर ये डेफिनेशन हम यूज़ करते हैं फ्लक्स की, जहाँ पे हमें सचमुच कोई क्वांटिटी अपनी आंखों से नज़र आ रही होती है, उसकी डेंसिटी हमें पता होती है, एयर की डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी हमें पता होती है, एयर को हम फील कर सकते हैं। हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने हाथ से फील नहीं कर सकते, तो हमें डेंसिटी पता नहीं होती, डेंसिटी पता होती है फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर सारी चीज़ों की, और उसकी स्पीड भी, वेलोसिटी भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, हमें टाइम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ बिल्कुल इसी तरीके से फ्लक्स को जो हमने डिफाइन किया है शुरू में, स्टार्टिंग में अपने लेक्चर्स के अंदर, हमने कहा कि भाई फ्लक्स जो है वो समथिंग मूविंग अक्रॉस अ सरफेस है, और अगर कोई फ्लूइड मूव कर रहा होता है तो हम इस फॉर्मूले से उसका फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्या वही डेफिनेशन हम इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो हमें पता चल गया नहीं, वो वाला फार्मूला हम यूज़ नहीं कर सकते। इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर हमें मालूम करना होगा तो उसके लिए हम यही दो फार्मूले इस्तेमाल करेंगे।
और हमें बिल्कुल भी लाइंस ऑफ फोर्सेस जो है वो नेकेड आई से नज़र नहीं आ रही हैं जो हम कहें कि अच्छा भाई ठीक है वो यहाँ से निकली, उनकी डेंसिटी इतनी थी और उनकी वेलोसिटी इतनी थी और वो इस टाइम पे यहाँ पर थी और इस टाइम पे वो यहाँ पर आ गई, तो हम उसकी उस वाले फॉर्मूले की मदद से हम कैलकुलेट करें, नहीं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अंदर फ्लक्स की डेफिनेशन या इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला सिर्फ ये होता है और ये होता है, ठीक है। जी, हम लोगों ने अब तक फ्लक्स की जो है वो डेफिनेशन देख ली। यहाँ पर मैंने डाइवर्जेंस थ्योरम जो है वो लिखा हुआ है कि डाइवर्जेंस थ्योरम जो है वो क्या होता है। ये एक मैथमेटिकल थ्योरम है जिसमें हमें ये बताया हुआ है कि अगर किसी भी जगह पर हमें सरफेस इंटीग्रल जो है वो सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो हम बजाय उस सरफेस इंटीग्रल को सॉल्व करें, हम जो है वो वॉल्यूम इंटीग्रल जो है वो निकाल सकते हैं। वॉल्यूम इंटीग्रल किस तरीके से निकाल सकते हैं? मिसाल के तौर पे मेरे पास एक ही सरफेस है, ये क्यूब है, क्यूब की जो है वो सरफेस है, तो ये मेरा पूरा क्लोज सरफेस है, ठीक है। दिस इज द क्लोज सरफेस, ये जो सर्कल बना हुआ है इससे मुझे पता चल रहा है कि ये क्लोज सरफेस है। तो ये मेरा पूरा क्यूब का क्लोज सरफेस है। तो बजाय इसके कि मैं पूरे सरफेस को, हर इसके 6 फेसेस हैं, ठीक है, हर फेस का कोई ना कोई एरिया है, तो बजाय इसके कि मैं सरफेस का एरिया निकालूं, 6 फेसेस का एरिया निकालूं, मैं सिंपली इसका वॉल्यूम जो है वो निकाल सकती हूँ, इस सरफेस के अंदर जो भी वॉल्यूम इनक्लोज्ड है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि सरफेस इंटीग्रल के बजाय अगर मैं वॉल्यूम जो है वो कैलकुलेट कर लूँ, तो भी मैं पूरा के पूरा, और ये मैंने पूरा वॉल्यूम लिया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या होता है, क्लोज्ड पूरा वॉल्यूम है तो जाहिर है क्लोज्ड ही होता है वो। तो क्लोज्ड सरफेस के बजाय मैं इसका वॉल्यूम निकाल सकती हूँ उस रीजन का। तो मैथमेटिकली तो उसका मतलब ये होता है, लेकिन उसने डिस्क्राइब किया है मैथमेटिशियन ने कि इस तरीके से हम लिखते हैं कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का हम डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं एरिया के साथ, वो बराबर है कि हम उसी वेक्टर क्वांटिटी का डाइवर्जेंस ले लें ओवर होल वॉल्यूम, ठीक है। और ये कौन सा वाला वॉल्यूम है, विच इज इनक्लोज्ड बाय दिस सरफेस, ठीक है। ये जो सरफेस था क्यूब का 6 फेसेस थे, उसके अंदर जो वॉल्यूम आ रहा है, वो जो इंक्लूड हुआ हुआ है वॉल्यूम, वो वाला वॉल्यूम। तो खैर बहरहाल हम पढ़ रहे थे फ्लक्स के बारे में, तो यहाँ से हमें पता चल गया जनाब कि ये जो क्वांटिटी है ये तो हमें कुछ देखी देखी सी लग रही है, ये तो नेट फ्लक्स कहलाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ यकीनन ये वाली जो क्वांटिटी है, अगर मैं फिजिकली एक्सप्लेन करूं तो ये भी क्या चीज़ है, नेट फ्लक्स ही तो है, और कुछ भी नहीं, ठीक है। इज इक्वल टू का निशान बना हुआ है यहाँ पर। तो अब हमें पता चल गया, यहाँ से हमें पता चल गया, क्लियर हो गया कि डाइवर्जेंस इज बेसिकली नथिंग बट इट इज द मैथमेटिकल फॉर्मूला टू कैलकुलेट द नेट फ्लक्स। हम कौन कौन से फॉर्मूले फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए देख चुके हैं? मैकेनिक्स के अंदर भी हमने फार्मूला देखा था, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर मैंने भी आपको 2 फार्मूले बताए थे कि नेट फ्लक्स कैलकुलेट करने के कौन से फार्मूले हैं। एक तो ये फार्मूला है डी डॉट डी एस, ठीक है। दूसरा फार्मूला हम किस तरीके से फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें उस सरफेस के अंदर टोटल चार्ज मालूम हो, ठीक है। और एक तीसरा फार्मूला हमें पता चल गया नेट फ्लक्स फाइंड आउट करने का, कि हम उस रीजन के अंदर एक मैथमेटिकल ऑपरेटर अप्लाई करेंगे जिसको हम डाइवर्जेंस कहते हैं, और हम जो है वो डाइवर्जेंस मालूम करेंगे किसका, डी का, ठीक है। और उसको हम पूरे होल वॉल्यूम में इंटीग्रेट करेंगे, तो मेरे पास क्या चीज़ आ जाएगी, मेरे पास नेट फ्लक्स आ जाएगा। तो अगर मैं कहीं इसको फिजिकली डिफाइन करना चाहूँ कि व्हाट इज डाइवर्जेंस, तो डाइवर्जेंस का मतलब यही है कि नेट फ्लक्स। और चूंकि ये एक ऑपरेटर है, नेक्स्ट मैं आपको स्लाइड शो करती हूँ, यहाँ पर देखें कि डाइवर्जेंस जो है बेसिकली एक ऑपरेटर है, डेल ऑपरेटर, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि डेल ऑपरेटर अगर आप किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर अप्लाई करें, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट लें, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंदर इसका ये फॉर्मूला है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर इसका ये फॉर्मूला है, और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर इसका ये फॉर्मूला है। तो ये तो बात अब तक हमें क्लियर हो चुकी है कि अगर हमें वेक्टर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर गिवन है तो हम उसी में उसका डाइवर्जेंस निकालेंगे तो हमें ज़्यादा आसानी होगी।
जिस तरह की सिमेट्री सिस्टम की होती है उसी तरह के सिस्टम्स के अंदर, सिस्टम कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर अगर हम सॉल्व करें तो हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी हो जाती है। तो मैथमेटिकली हम इस ऑपरेटर की मदद से नेट फ्लक्स मालूम कर सकते हैं। ये बेसिकली डाइवर्जेंस क्या चीज़ है, नेट फ्लक्स। अच्छा, एक चीज़ और जो है मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी वो ये तो हमने फॉर्मूले पढ़ लिए किसके, डाइवर्जेंस के, अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में, यानी नेट फ्लक्स मालूम करने के। ये जो डाइवर्जेंस है, इसका डाइवर्जेंस का एक बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है, वो क्या है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू जो होता है ना, बेसिकली क्या होता है, ये होता है क्यू इनक्लोज्ड, यानी कि ये जो भी सरफेस हमने लिया हुआ है, अगर मैं इसके अंदर चेक करना चाह रही हूँ कि भाई नेट फ्लक्स है या नहीं, लेट सपोज अगर प्लस क्यू है इसके अंदर चार्ज, तो मुझे पता चल जाएगा कि अच्छा भाई लाइंस ऑफ फोर्सेस जो है वो बाहर की तरफ निकल रही हैं। तो फौरन मैं यहाँ पर लिखूंगी कि हाँ भाई प्लस चार्ज रखा हुआ है, तो मेरा मतलब ये हो जाएगा कि डाइवर्जेंस मेरी जो है वो क्या है, पॉजिटिव है। तो अगर डाइवर्जेंस पॉजिटिव आ रही है, ठीक है, डाइवर्जेंस इज पॉजिटिव, पॉजिटिव है डाइवर्जेंस, तो मैं ये कहूँगी कि यहाँ पर जो है वो मेरी कोई ना कोई सोर्स मौजूद है जो कि चीज़ों को बाहर फेंक रही है, एरो बाहर की तरफ है। अच्छा, अगर यहाँ पे प्लस चार्ज के बजाय माइनस चार्ज रखा हुआ होता, ठीक है, अगर माइनस चार्ज रखा हुआ होता तो फिर क्या होता, यहाँ पर देख लेते हैं। माइनस चार्ज अगर रखा हुआ होता तो फिर अंदर की तरफ लाइंस ऑफ फोर्सेस जाती हैं, तो हम कहते हैं अच्छा भाई डाइवर्जेंस अब क्या है, डाइवर्जेंस निकालने के लिए हम कहते हैं इस पूरे क्लोज सरफेस में कितना चार्ज मौजूद है, माइनस क्यू। इसका मतलब है कि डाइवर्जेंस मेरी क्या है, डाइवर्जेंस जो है वो मेरी माइनस में है, ठीक है। डाइवर्जेंस कहीं मैं डी यूज़ कर रही हूँ, कहीं ई यूज़ कर रही हूँ, तो उससे कंफ्यूज ना हो। तो लेकिन ये डाइवर्जेंस बेसिकली मेरे पास जो है वो माइनस में है। तो अब मैं ये कहूँगी कि ये जो मेरी डाइवर्जेंस चूंकि नेगेटिव है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर डाइवर्जेंस नेगेटिव होती है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर सिंक मौजूद है। तो हम साइन से जो है वो ये बात पता करते हैं कि अच्छा भाई डाइवर्जेंस जो है अगर पॉजिटिव आ रहा है तो हम बताएंगे कि वहाँ पर सोर्स है। अगर डाइवर्जेंस किसी भी जगह पर हम वेक्टर क्वांटिटी की निकाल रहे हैं और नेगेटिव निकल रही है डाइवर्जेंस, तो हम कहेंगे कि अच्छा वहाँ पर सिंक मौजूद है, चीज़ें गायब हो रही हैं, बाहर से अंदर की तरफ जाती हैं और फिर कम हो जाती हैं, डिक्रीज हो जाती हैं, बाहर जा रही हैं, बाहर से अंदर की तरफ जा रही हैं, ठीक है। तो ये जो है मैथमेटिकली हमें इन चीज़ों के बारे में बताता है। इसके जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो ये चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी, लेकिन बहरहाल अब तक हमें ये बात पता चल गई कि डाइवर्जेंस इज फिजिकली नथिंग बट द नेट फ्लक्स। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाह रही थी वो ये कि ये जो डाइवर्जेंस है ना, ये बेसिकली डिफरेंशियल क्वांटिटी है, तो हम इसको बहुत छोटे से क्लोज, छोटे से वॉल्यूम के अंदर भी हम देख सकते हैं कि अच्छा भाई कितना है नेट फ्लक्स। हम प्रॉब्लम जब कहीं सॉल्व करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ा सा हम एक सरफेस, क्लोज सरफेस बनाएं। यहाँ पर देखें, यहाँ पर मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, तो मैं एक छोटा सा अगर वॉल्यूम एलिमेंट इधर ले लूँ इस जगह पर, तो अब ये लाइंस ऑफ फोर्सेस इस वाले फेस के ऊपर गई और इसी वाले फेस से बाहर निकल गई, तो यहाँ पर नेट फ्लक्स क्या हो गया, जीरो। यहाँ पर मैं कहूँगी कि डाइवर्जेंस क्या है, जीरो, ठीक है। अगर मैं अपना एक छोटा सा वॉल्यूम इधर बना रही हूँ, तो ये इसके अंदर कोई चार्ज तो नहीं रखा हुआ है ना, एक छोटे से डिफरेंशियल एलिमेंट में मैंने बहुत छोटा सा डिफरेंशियल एलिमेंट ले लिया, तो अब नेट फ्लक्स जो है वो जितनी लाइंस ऑफ फोर्सेस जा रही हैं उतनी बाहर निकल रही हैं, तो यहाँ पर भी डाइवर्जेंस ऑफ ई जो है वो क्या है, जीरो है। डाइवर्जेंस ऑफ ई हर जगह जीरो होगी, लेकिन अगर मैं अपना छोटा सा वॉल्यूम इस जगह बना लूँ, डिफरेंशियल वॉल्यूम, तो डाइवर्जेंस ऑफ ई अब जीरो नहीं होगी, क्योंकि अब लाइंस ऑफ फोर्सेस सिर्फ और सिर्फ बाहर की तरफ निकल रही होंगी हर फेस के साथ। तो इस पॉइंट के ऊपर मैं कहूँगी कि डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये जो है डाइवर्जेंस की मदद से हम एक बहुत छोटे से यूनिट के ऊपर भी डाइवर्जेंस फ्लक्स, नेट फ्लक्स जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और फिर हम अगर इसको पूरे होल वॉल्यूम पे इंटीग्रेट कर दें तो फिर बहुत बड़े वॉल्यूम के ऊपर हमें नेट फ्लक्स पता चल जाएगा। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस इक्वेशन कि बेसिकली डाइवर्जेंस एफ जो है वो क्या चीज़ होती है, नेट फ्लक्स होता है इन अ वेरी स्मॉल रीजन। और फिर आप टोटल वॉल्यूम में अगर निकालना चाह रहे हैं तो फिर आप टोटल वॉल्यूम के ऊपर इंटीग्रेट कर लेते हैं इसको।
तो यहाँ से हमें क्लियर हो गया, ठीक है।